नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकल बॉडी के चुनाव जो राजस्थान में होने वाले हैं और बार बार टाले जा रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करें। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये लोकल बॉडी के चुनाव पिछले एक डेढ़ साल से लगातार टलते जा रहे हैं। कोर्ट के आदेशों के बाद भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्या कारण है आखिर? सरकार कहती है कि हम नई जनसंख्या के आधार पे परिसीमन करेंगे और उसके बाद करवाएंगे। लेकिन ये जनगणना तो मतलब एक साल और लगेगा, 2027 में शुरू होगी, पूरी होगी। और परिसीमन कब होगा? तो उसके बाद अगर चुनाव होते हैं तो पूरा साल ऐसे ही निकल 2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। और अ, ये एक बहाना मात्र ही लगता है। दरअसल हमको ये लगता है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार, भाजपा की जो सरकार है, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रही है, काम के बहाने से प्रूव नहीं कर पा रही है। और इसलिए उनको ये भय लग रहा है कि कहीं हम हार न जाएं। अच्छा, एक बात और है इसमें, शायद ये चुनाव जो है ये ईवीएम से नहीं होते हैं, बैलेट पेपर से होते हैं। और बैलेट पेपर में बेईमानी करने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है, और इसलिए भी इनको डर लग रहा है। आज ही शायद अखबार में कहीं पढ़ा था मैंने कि वो चुनाव करवाएंगे तो पहले शहरों के करवाएंगे और बाद में गांव के करवाएंगे, पंचायतों के करवाएंगे। और उसका कारण ये बताते हैं कि शहरों में जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा जीतने की ज्यादा संभावना रहती है, और उसी से माहौल बना करके फिर पंचायतों में चुनाव करवाएंगे। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब एक तो आ, राम मंदिर के चंदा चोरी का जो मुद्दा है वो पूरे जन जन तक पहुंच गया है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो। और वो हमारे चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हैं, तब भी वो इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो भाजपा को चुनाव टालने के लिए लगातार मजबूर कर रही है। मैं मेरा एक ये भी कहना है कि अगर जितनी बार आप लोकल बॉडी के अगर चुनाव टालते हैं या लोकल बॉडी के चुनाव नहीं करवाते हैं, तो ये एक तरह से लोकतंत्र के बुनियादी चीजों पर चोट है, बुनियादी हिला रहे हैं लोकतंत्र की। और मेरा तो यहां तक कहना है कि कोर्ट को क्या हुआ है, मतलब हाई कोर्ट के आदेश अगर नहीं मान रहे हैं तो कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाया जाता है सरकार पर? मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या जुडिशरी भी इसमें मिली हुई है या सरकार को सहयोग कर रही है? क्यों, और क्यों कर रही है अगर कर रही है तो? ये कुछ सवाल हैं मेरे, जो आज हम बात करेंगे। हमारे साथ शंकरलाल जी चौधरी हैं, जो सीपीआई एमएल के प्रदेश सचिव हैं, और काफी इन चीजों पर ध्यान रखते हैं। और अ, आपने प्रशासनिक अनुभव भी है आपको, तो आप बता सकते हैं कि इसके खास मायने क्या हैं। तो चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको मैं हमारे दर्शकों को के सामने मुखातिब करूं उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और आपका आभार भी कि आप हमें समय समय पर समय दे देते हैं और हमारे दर्शकों को कई चीज़ों से अवगत कराते हैं। तो बताएं, ये जो लोकल बॉडी के चुनाव हैं, ये बार बार क्यों टल रहे हैं? क्या भाजपा डरी हुई है? देखिए, चुनाव लोकल बॉडी के यानी कि ग्राम पंचायतों के चुनाव और शहरी निकायों के चुनाव जो संविधान के संशोधन 73वें और 74वें के जरिए लाया गया था, उनकी एक स्थायी व्यवस्था की गई थी। और इन दोनों स्तरों पे चुनी हुई प्रतिनिधि सरकारें होंगी, जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि सरकारें होंगी और प्रशासन उनके जरिए चलेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था वो सेल्फ गवर्निंग में
और विकेंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकरण में। पर वैसे तो आमतौर पे ही, चाहे आज की सत्ता हो या पहले की सत्ता, ये जो विकेंद्रीकरण का विचार है, इसके खिलाफ उनका जो आचरण है वो हमेशा विकेंद्रीकरण के खिलाफ ही रहा है। लेकिन खास तौर से बीजेपी को अगर देखें तो बीजेपी, मुझे लगता है कि एज सच डेमोक्रेसी, उसका टेम्परामेंट जो है वो डेमोक्रेसी के लिए है ही नहीं। डेमोक्रेसी को एक तरीके से नियंत्रण में लेके उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, और वो हर हालत में ये चाहती है कि वही जीते। जबकि प्रजातंत्र में ये कभी हो नहीं सकता। प्रजातंत्र का मूल्य ही ये है कि आपको एक समय दिया जाता है, 5 साल का समय दिया जाता है, उसके बाद में आप दोबारा जनता के सामने जाएंगे कि हमने, आपने जो अथॉरिटी दी थी एक निश्चित अवधि के लिए, हमारा परफॉर्मेंस है, उसके आधार पे हमारा फिर से आप जनता हम आए हैं, और या हमें चुने या जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां उन्हें चुने। तो ये मतलब असल में अभी जो हो रहा है राजस्थान में, और इसकी जो खबरें मीडिया के माध्यम से, हाईकोर्ट के माध्यम से जो सारी चीजें आ रही हैं, उसमें कुल मिला के ये लग रहा है कि सरकार नहीं चाहती है, जैसा कि आपने कहा ही है, कि ये चुनाव अभी हो। और सरकार ऐसा कब नहीं चाहती है? निश्चित रूप से सरकार को जब अपेरेंटली, मोटे तौर पे जन भावना दिख जाती है, सरकार की, अपनी सरकार की परफॉर्मेंस दिख जाती है, कि अगर इस परफॉर्मेंस के आधार पे जाएंगे तो हार निश्चित है। और निश्चित हार वैसे तो कोई पार्टी नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी तो बिल्कुल निश्चित हार नहीं चाहती है, और इसलिए वो किसी भी कीमत पे चुनाव जीते, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उनके लिए। और इसलिए चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे जो कानून का जो प्रावधान हो, उसको दोनों की वो बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने ठीक कहा कि पिछले नवंबर दिसंबर तक ज्यादातर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों की अवधि पार हो चुकी थी, पिछले चुनाव 5 साल का जो मिला था। और मतलब करिश्मा देखिए इनका, कि पहले ये हुआ कि भाई जब 5 साल के लिए चुना हुआ है, जो जनप्रतिनिधि चुना गया है, जो निकाय चुनी हुई है, उन्हीं को उनको उनको तो हटा ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो अवधि पार हो चुकी है। लेकिन ये पहली दफा हुआ है। पहले ये था कि भाई प्रशासनिक अधिकारी वहां लगा दिए जाते थे, और तदर्थ व्यवस्था के आधार पे वो फिर आगे चलाते थे। लेकिन शायद इनको पहले से ये तय था इनके लिए कि अभी हमको चुनाव करने नहीं, कराने नहीं है। और पंचायत स्तर से ये मांग नहीं उठे, जो जनप्रतिनिधि है उनकी तरफ से मांग, नीचे के स्तर पे जो प्राथमिक स्तर पे जनप्रतिनिधि है, वो उनकी मांग ये नहीं उठे, तो उन्होंने पंचायतों पे 19 सरपंचों को एक तरीके से कार्यकारी अधिकारी के रूप में उनको एक्सटेंशन दे दिया। और इसके चलते मुझे लगता है कि उनके पहले से ही, केवल ये मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है कि पंचायत इलेक्शन तब कराएंगे जब उनका अपना जो एक व्यवस्था है, अपना एक जो योजना है, उसके तहत उसकी संभावना एक हो जिज्ञासा सके। है सर मेरी। 73-74 जो संशोधन हुए, जी। अ, उसमें फिक्स था कि 5 साल बाद आपको हर हाल में चुनाव करवाने ही बिल्कुल। हैं। बिल्कुल। और तो क्या ये उस संशोधन में, मतलब उस संविधान संशोधन में कुछ बदलाव किया इन्होंने, या उसको यूं ही धत्ता बता करके नहीं और नहीं नहीं, आपने एक्सटेंड कर दिया? उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। एक तरीके से संविधान के जो प्रावधान है और उसके तहत जो ये कानून बनाया हुआ है, जिसमें उनकी अवधि दी गई हुई है, तो एक तरीके से देखा जाए तो संविधान की सैंक्टिटी है, वो संविधान के बिल्कुल। तहत है। और अब ये जो कर रहे हैं वो एक तरीके से संविधान का उल्लंघन है। और उसमें जो उस लेजिस्लेशन के पीछे जो 73वां और 74वां संविधान का जो संशोधन था, उसकी जो भावना थी, उसका एक खुला उल्लंघन एक तरीके इन्होंने से ये कर रहे हैं। महानगर पालिका बम्बई में भी इस तरह से चुनाव टाले थे कई, बहुत लंबे समय तक। मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में ही एक तरीके से देखा जाए, चूंकि वो आरएसएस नियंत्रित पार्टी है, और वहां उनके यहाँ किसी तरह का लोकतंत्र नहीं है। देश में पहले से लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें उन्होंने शुरू में हिस्सा, संविधान बनने तक में उनको मान्य नहीं था। इसलिए उनके चरित्र में ही नहीं है। और इसलिए उनको किसी तरह का लाज शर्म या किसी तरह का लिहाज उनके पास बिल्कुल नहीं है कि लोकतंत्र चले या लोकतांत्रिक भावना चले। आपने जैसे अभी कहा, ये तो एक मोटी बात है। जो लोग इस मुद्दे को लेके, कि भाई जब 5 साल का ही पीरियड है तो उसके बाद में तुरंत चुनाव करवाए जाने चाहिए। आपको सुविधा हो असुविधा हो, आपको हारना हो जीतना हो, जो करना हो और किसी भी कुछ भी हालत हो। में। और इसलिए पीआईएल लेके कोर्ट में भी गए, और कोर्ट ने
इन सारे पहलुओं पर विचार करते हुए पहले कहा कि भी 15 अप्रैल तक आप करवा दीजिए। फिर उन्होंने एक नया बहाना निकाल लिया कि जो ओबीसी कमीशन है उसकी रिपोर्ट नहीं आई तो परिसीमन कैसे करें। ये शुद्ध रूप से बहाना था। और फिर उन्होंने एक ऐसा चुनाव अधिकारी, जो राज्य चुनाव आयोग है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव अधिकारी है, वो ऐसा बंदा चुना है, ऐसा व्यक्ति चुना है जो वो चाहे उसके अनुसार उस वक्त ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ले, या ओबीसी आयोग तो खैर इनका बनाया हुआ है ही, लेकिन वो इसके अनुसार ही, इनकी जो योजना है उसके अनुसार ही आगे चुनाव पे चला संचालन करने, और नहीं संचालन करने पर कार्रवाई करे। आज उनका अखबार में आया भी है, तो अखबार में उनका वक्तव्य देख के भी यही पता चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो सीधा कहेंगे कि भाई अभी कराया जाना संभव नहीं है, तो उन्होंने एक तरीके से कोर्ट की मुखालफत हो जाती और वो कंटेम्प्ट का केस लगता था। उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से ये कह दिया कि चूंकि मामला अभी भी कोर्ट के निर्देश के तहत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए। जबकि कोर्ट का तो स्पष्ट निर्देश है, पहले 15 अप्रैल का था, बाद में 31 जुलाई का दिया हुआ है। और हर हालत में 20 जून तक ओबीसी को आयोग जो था उसको भी निर्देश था कि वो अपनी रिपोर्ट पेश करें, और उसके आधार पर जो परिसीमन विरसीमन उनको करना है वो कर दें। और नहीं तो कोई जरूरी थोड़ी है कि अब नया रिपोर्ट है उसी पे करें, पुरानी रिपोर्ट है उसके आधार पे कर लें। तो ये राजस्थान का जो चुनाव आयोग है वो कुछ नहीं करता है क्या इसमें? नहीं, राजस्थान का चुनाव अधिकारी जो है, वो जो चुनाव आयोग के नाम से जो कह रहे हैं, एक तो उसकी शक्तियां भी सीमित है, लेकिन जितनी भी शक्तियां हैं अगर वो फोर्सफुली और कानून के हवाले से सरकार को निर्देश देता, इंडिपेंडेंटली काम करता, तो निश्चित रूप से सरकार दबाव में आती और उनको जल्दी कराना पड़ता। लेकिन अब इनकी योजना ये है, अभी हाल फिलहाल राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा, माने पेयजल, तरह तरह की जितनी समस्याएं हैं, ढेरों कानून और व्यवस्था की जो समस्याएं हैं, इन सब में पिछले 1 डेढ़ साल से, शुरू में जनता ने थोड़ा ये देखा कि भाई इनको समय दिया जाए, लेकिन निरंतर स्थिति बिगड़ रही है। और ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं करवाना चाहते। और चुनाव, राजस्थान का जो चुनाव आयुक्त है वो इनके साथ एक तरीके से, इनकी योजना के साथ तालमेल बिठा रहा है, ऐसा मुझे लगता है उनके कदमों से, उनके स्टेटमेंट से। और वो किसी तरह का दबाव सरकार पे बनाना नहीं चाहते। और जैसे आज ही आपने कहा कि अखबार में छपा है, तो वो तो साफ ही वो लिख ही रहे हैं कि भाई इसी कारण से वो नहीं करना चाहते हैं, वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो ही जीते हैं। इसलिए जहां वो अपने आप को महसूस करते हैं कि भाई शहरों में हम मजबूत हैं, तो आज तक राजस्थान में ऐसा कभी हुआ नहीं कि, हमेशा एक परिपाटी ये चली हुई थी, पहले पंचायतों के चुनाव होंगे फिर शहरी निकायों के। लेकिन अब ये विचार आ रहा है कि शहरी निकायों के शायद चुनाव पहले करवाएं, और फिर एक माहौल बने, यहाँ कुछ एडवांटेज उनको मिले, तो उस एडवांटेज के पृष्ठभूमि में फिर वो पंचायत चुनाव में जाएं, तो उनकी स्थिति बेहतर हो सके या वो जीत सके। तो किसी भी हालत में जीतना है, कानून की भावना कुछ हो, संविधान की भावना कुछ हो, लोकतंत्र की भावना कुछ हो, लेकिन हर हालत में जीतना ही है। और चाहे हम भले ही कितना ही बुरा परफॉर्म कर रहे हो राजस्थान में, लेकिन हमको जीतना ही चाहिए, इस कंसेप्ट के तहत काम कर रहे हैं। और सारी संस्थाएं, जैसे राजस्थान का चुनाव चुनाव आयोग तो वैसे भी इतना स्वतंत्र नहीं है, ये तो केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, जो वही इस भूमिका में है कि वो तालमेल कर रहा है और दबाव में है, तो फिर यहाँ तो कौन सी बड़ी बात है, उनके लिए कोई खास बात भी नहीं है। और राजस्थान की सरकार चिंतित है, और मुझे लगता है राजस्थान की सरकार को तो कुछ निर्णय करने की कोई जल्दी भी नहीं है, और वो उनका कोई इनिशिएटिव ही नहीं है। ऊपर से अमित शाह के यहाँ से, मोदी जी के यहाँ से जो उनको निर्देश मिल रहे हैं कब करवाना है, उनको बता दिया होगा, हाँ कोई बात नहीं तभी कराओ। ये स्थिति मुझे लगता है बनी हुई है। और अभी नवंबर दिसंबर तक शायद ऐसा आभास है कि पहले नगरीय निकायों के चुनाव कराएंगे, और उसके बाद 30-40 दिन निकल जाएंगे, तो फिर आगे पंचायतों के चुनाव करवाने की इनकी योजना है। तब तक क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब सुधारने की कोशिश करेंगे, या जो भी स्थितियां हैं पर इस उसमें। बार आपको नहीं लगता कि शहरी मतदाताओं में खासतौर से राम मंदिर का जो मुद्दा है वो गर्व कर रहा है, और जगह जगह मतलब इनको फेस करना पड़ेगा उस चंदा चोर और चढ़ावा चोर जो भी है। तो क्या ये जीत पाएंगे, या ये सोच पाएंगे कि हम चुनाव करवा लें? देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि कितना असर उसका पड़ेगा, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। असल में राम मंदिर की प्रतिष्ठा को, उसकी मंदिर निर्माण को
ट्रस्ट व्यवस्था को एक तरीके से इतना केंद्रीयकृत उस दायित्व के तौर पे इन्होंने किया और एक तरह से सीधा प्रभार उसका ले लिया। तो वो अब जो कार्रवाई जो वहां हुई है, वो ऐसा माना जाता है कि वो केवल न केवल केंद्र सरकार के चुनिंदा व्यक्ति थे जिन्होंने चोरियां की है, उनकी छत्रछाया में हुआ है, बल्कि वो आरएसएस के भी छत्रछाया में। इसलिए न केवल ये बीजेपी को नुकसान हुआ है, आरएसएस की प्रतिष्ठा को भी बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि आरएसएस अपने आप को थोड़ा दूरी बना के चल रहा है, लेकिन जो रोज खबरें आ रही हैं और जो सोशल मीडिया के जरिए, मुख्यधारा का मीडिया तो चुप है, एक तरीके से उनको सामने नहीं ला रहा है, बचाने की कोशिश में है, लेकिन जनता निश्चित रूप से, खास तौर से जो इस आंदोलन में शामिल हुई, वो ठगी हुई महसूस कर रही है और उनको लग रहा है बीजेपी का चरित्र जो है वो किस किस तरह से हिंदुओं के जो प्रतिष्ठान है, उनकी जो मर्यादा है, उसके पक्ष में कभी नहीं है। वो एक राजनीतिक हिंदुत्व उनका, जो कि विपक्षी पार्टियां उनको कहती रही है, अब जनता को शायद उनके आधार को भी, जो उनका सामाजिक आधार है, उसको भी ये समझ में आ रहा है और इससे निश्चित रूप से डरे हुए हैं। आरएसएस भी डरा हुआ है और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी डरा हुआ है। ये राजस्थान के पंचायत राज चुनावों को भी निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। कितना प्रभावित करेगा ये एक अलग बात है। और ये बात भी है कि बीजेपी का जो कोर जो है, जो आधार है, जिसमें खास तौर से सवर्ण वर्ग, हमारा ब्राह्मण बनिया और राजपूत और कायस्थ का एक जो वर्ग है, जो वर्गीय आधार पे चीजों को देखता है और वो सोचता है कि बीजेपी का शासन किसी भी स्थिति में होने पे अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था पे हमारी पकड़ बनी है और उस पर हमारा दबदबा बढ़ा है, वो तो वोट देंगे। लेकिन केवल वही वोटर नहीं है, व्यापक स्तर पे उस आधार में दरार भी आई है और राम की जो मर्यादा है, राम का नाम लेके जो वो जो तो उन्होंने तार कर तार दिया, हो ही गई वो है। तार तार हो गई। लेकिन अभी तक तो सर केंद्र के लेवल पे या मतलब मंदिर के लेवल पे कोई ऐसी निश्चित कार्रवाई हुई नहीं है। मतलब जो आपने एसआईटी बनाई, वो एसआईटी है ही नहीं, वो जांच कमेटी है सिर्फ। क्योंकि उसमें पहले एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद एसआईटी बनती है, फिर उस एसआईटी के अंदर लॉ का आदमी होना चाहिए, उसमें पुलिस का आदमी होना चाहिए, वो इसमें कुछ है ही नहीं। ये इस एसआईटी का तो न तो दांत है, न नक्श नक्श है। क्योंकि ये न तो किसी को गिरफ्तार कर सकती है, न किसी को ये रोक सकती है, न किसी को अरेस्ट कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। मतलब देखिए, ये नोटिस भी नहीं दे सकती है। ये तो इस एसआईटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं, ये इस पूरे मामले को दबाना चाहते थे और छोटा करके दिखाना चाहते थे। और इनके तमाम प्रयत्नों के बावजूद सोशल मीडिया मीडिया की ताकत से और इस मुद्दे पे जो राम की मर्यादा और उस मंदिर का जो मर्यादा जो जो इसमें सम्मिलित थी, उसके तार तार होने से ये बहुत विचलित हैं। और इसलिए अभी भी किसी भी कीमत पे आप वो एसआईटी गठित करने करने से लेके बाद में एफआईआर दर्ज होने, दबाव में एफआईआर दर्ज होने से लेकर और अब उस पे आगे की कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होने की तमाम जो चीजें होनी चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया में आगे होनी चाहिए थी, ये इस पे उनकी ढिलाई और जो जो एक तरीके से क्या बोलते हैं, टाल मटोल करने का जो रवैया रहा है, वो अपने लोगों को बचाने और इस पूरे मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देने के प्रयत्न के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन इसका जो असर है सोशल मीडिया के ही कारण, अगेन इसका असर ये हो रहा है कि लोग अब कन्विंस होने लगे हैं इसी की वजह से ज्यादा। अगर ये चोर नहीं होते और इसमें ऊपर का केंद्रीय नेतृत्व है, इनको बचाना चाहने की बात नहीं होती, तो त्वरित कार्रवाई होती। एक दो बड़े लोग जो महासचिव वगैरह हैं ट्रस्ट के, उनको कम से कम एफआईआर दर्ज नहीं होके नहीं, उनसे जिन्होंने रिजाइन किया पूछताछ उनके होती। ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल किसी चंपत तरीके की, राय और वो उनको एक, गोपाल राव और क्या नाम है उसका, अनिल मिश्रा, बिल्कुल इन बिल्कुल तीनों ने जो रिजाइन किया है, इसका मतलब ये स्पष्ट स्वीकृति है कि हाँ हमने चोरी की है। तो चोरी की है तो एफआईआर होनी चाहिए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, एफआईआर हुई, लेकिन वो तो एफआईआर दूसरे लोगों पे हुई, छोटे प्यादों पे हुई है, हाँ। छोटे जो लोग थे उन पे हुई है। असली जो इस व्यवस्था को संचालित करने वाले थे, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी देखरेख में, जिनकी प्लानिंग के तहत ये सब हो रहा था, ये इन्वॉल्व थे उसमें। पूरा चंपत राय से लेके अनिल मिश्रा तक सबकी परतें खुल जाती। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इसमें जो पैसा गया है वो ऊपर तक आरएसएस के भवनों तक को लोग उसको जोड़ के देख रहे हैं। इसलिए मामला बहुत व्यापक है और इसलिए अंदर से बहुत घबराए हुए हैं। और इसलिए एक तो इसको समय देना चाहते हैं कि ये ठंडा हो जाए,
लेकिन ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि यूपी में है मंदिर और यूपी का चुनाव भी सामने आ रहा है, इसलिए उससे भी डरे हुए हैं। तो ये कुल मिला के ठंडा होने वाला मामला नहीं है। ये वैसे तो सही ही लेगा, हो सकता है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी की एक सत्ता की बलि ले ले वो। एक और मजेदार बात यह है सर कि जो मंदिर ट्रस्ट है उसमें जो कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी, वो इन सारी चीजों से ऊपर है। उनके ऊपर कोई, न तो एसआईटी उनसे कोई जांच कर रही है, न एसआईटी ने उससे कोई बातचीत मतलब प्रश्न किए हैं, और न उस वो किसी भी तरह से मतलब जवाबदेह नहीं है। बिल्कुल नहीं किसी है। तरह से नपेंद्र मिश्रा जो वो मंदिर करता कमेटी डरता है सब। कमेटी का अध्यक्ष था, बना निर्माण कमेटी का, वो भी इस कमेटी से ऊपर है। दोनों पत्र लिख रहे हैं, लेकिन उनकी जांच कोई नहीं हो रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब वो दोनों क्या इस वो तो हर ईमानदार हालत मान में, लिए गए दोनों। हर हालत में इनमें कोई ईमानदार नहीं है। हम्म, ये ईमानदारी का ढकोसला, हम तो चाल चरित्र चेहरा कब का बीजेपी का आरएसएस का खुल चुका है। अब तो किसी के सामने छुपा हुआ है ही नहीं, वो तो बिल्कुल तार तार हो चुका है। लेकिन फिर भी उनको बचाना इनका दायित्व है। वरना अगर 40 चोर में एक चोर भी पकड़ा और एक साथ अली बाबा के साथ नहीं रहे, एक आध को भी कहीं फंसा दिया गया और वो कोई बोल गया, तो पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा। इसलिए बचाना सबको है, और किसी भी कीमत पर बचाना है। ये तो तय कर रखा है इन्होंने, वो आरएसएस के लेवल पे भी और प्रधानमंत्री के लेवल पे भी, क्योंकि दोनों हाईएस्ट लेवल पे इन्वॉल्व थे। वो तो एक तरीके से जैसे वो कोई मंदिर निर्माण में क्या बोलते हैं उनको, जो मुख्य जजमान, जो जजमान की तरह से बैठे थे, शंकराचार्यों तक को उसमें नहीं आने दिया डायरेक्ट। था, जबकि हक उनका था। तो हाँ। अब बड़ा प्रश्न तो उठता ही है, और इसलिए किसी भी कीमत पे जनता के मन में वो सारे प्रश्न आ रहे हैं, और इसीलिए डरे हुए हैं। शंकराचार्य भी कहने लगे ना खुल के कि आपने बनाने की अपने आप पे जिम्मेदारी ली, और जो हिंदू धर्म का जो एक तरीके की जो तौर तरीका है, जो परंपराएं हैं, उनको छिन्न भिन्न करते हुए सारा दायित्व अपने ऊपर लिया, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, श्रेय लिया। तो अब श्रेय लिया तो आप जो मिल रहा है वो प्रसाद भी आपको लेना होगा, और वो है निश्चित रूप से। ये पैसे का बड़े पैमाने पे अब तो बातें आ गई ना, सोने की ईंटें दी हुई, लोगों ने 200 सोना किलो चढ़ावा, चांदी। सोना चढ़ावा रामचरित मानस उसका वार, हम्म, वो तो बड़े लोगों ने दे दी होगी। लेकिन बहुत से श्रद्धालुओं ने, जो छोटी छोटी बातें हैं, अपना निजी जेवरात उनको वहां भेंट हुए हैं, सोने चांदी के टुकड़े भेंट हुए हैं, वो कहाँ गए, किसको, किसी कोई जवाबदेही नहीं है किसी तरह की। और पूछने पे जो साफ बात आ रही है, जो इतने बड़े बड़े श्रद्धालु हैं जिन्होंने 5-5 करोड़ रुपए की दान किए हैं, जो स्वर्ण चढ़ी एक तरीके से स्वर्ण पानी चढ़ी रामायण हाँ, रामचरित मानस का बात है, तो वो बहुत तो एक बड़ी आईएएस अफसर ने कहा है। एरोगेंट, कितना एरोगेंस से उनके साथ में व्यवहार हुआ है, एक तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये इन सब सारी बातों को लेके बीजेपी का नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, मुझे लगता है मोदी जी भी, और इसीलिए संभवतः मोदी जी ने एक लंबी यात्रा की छलांग मार 10-11 राष्ट्रों को एक ही साथ निपटाने का, ये निपटे मामला आ जाऊं तब तक, तो मैं सेफ लैंडिंग कर लूं यहाँ। लेकिन ये मामला अब ये जो है आग सुलग रही है, और ये बुझने वाली आग नहीं है, और ये इनका चोला पूरी तरह से मुझे लगता है राख करके ही दम लेगी। हम सर विषयांतर हो गए। पंचायती राज लोकल बॉडी पे बात कर रहे थे, और बिल्कुल। राम मंदिर को नहीं नहीं, चले। वो विषय अंतर उस सेंस में तो नहीं है, क्योंकि इसका राजस्थान के पंचायती राज पे फर्क पड़ने वाला है, और इसलिए टालने का और आगे, जुलाई से भी आगे, पहले बात सुन रहे थे कि सितंबर तक करा देंगे, अब बात सुन रहे हैं कि दिसंबर नवंबर तक जाएंगे। तो ये आगे बढ़ाने का, ये जो नई आग लग रही है, एक समस्या के बाद दो दूसरी समस्या आ रही है, और पहले वाली से बड़ी समस्या आ रही है, उसके मूल में कारण है आगे बढ़ाने का। इसलिए पूरी तरह से विषयांतर भी नहीं है, जुड़ी हुई बात ही है। लेकिन इससे लोकतंत्र को तो बड़ा खतरा है सर। जो जो भी हो, लोकल बॉडी के अगर चुनाव नहीं करवाते हैं, तो जो जमीन का आदमी है, ग्राम जन साधारण है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। ये ये बात तो पक्की ही है लगता है। बिल्कुल। अगर वो ठगा हुआ लगता है, तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा ना? ये लोकतंत्र तो बचाना ही नहीं है इनको। इनका लोकतंत्र का तो चीरहरण किया हुआ है इन्होंने। अब वैसे तो ये रशिया की जैसी डेमोक्रेसी लाना चाहते हाँ, हैं वो यहाँ वाली पे, बात थी। और वन पार्टी रूल हो जाए, या विपक्ष सारा खत्म हो जाए। उसी उसी पे चल रहे हैं, और उसी की स्टेप्स हैं।
और हो सकता है कि इसके बीच में वन चुनाव वन तो कह ही रहे हैं ना, एक उनकी एक योजना एक में चुनाव की 2047 घोषणा कर दें। विकसित भारत 2047 का गोल पोस्ट इसीलिए तो तय किया है। और ये जो एक देश एक चुनाव, वो सब फंडा इसीलिए तो किए हैं इन्होंने तैयार। पर सर ये 1947 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी मान्यता के अनुसार 13,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी क्या 2047 तक? क्योंकि देखिए, प्रति व्यक्ति आय भविष्य दो के हजार गर्भ में सैतालीस क्या है ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर हो भी गई तो वो मुझे लगता है जो हमारे बड़े मोनोपोली क्रोनी पूंजीपति हैं और सरकार और मिलके, वो पैसा उनकी जेब में हो सकता है, वो इतना कमाने का संसाधन लूटने का मौका दे रहे हैं, तो वो दूसरे नंबर पे भी तीसरे नंबर पे भी आ जाएं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि देश इतना बड़ा है, संसाधन यहाँ नहीं नहीं, व्यापक है। प्रति व्यक्ति आय की बात कर मैं रहा हूँ मैं। प्रति प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति आय जो औसत आज, निकालेंगे। हाँ तो मैं आज तो जो कह है रहा हूँ वो तो $2 या ऐसे कुछ है। सर, मैं और ये 13,000 डॉलर की बात है। बिल्कुल $2000 है आज की तारीख में, $2000 के हम्म। आसपास है। और वो $13,000 की तो बात बहुत दूर की है। पर मैं ये कह रहा हूं कि वो भी औसत है। हाँ वो भी हो सकता है अगर बिल्कुल। आप उसको स्ट्रेटिफाई करके देखें कि किस वर्ग के पास कितने परसेंट के पास कितना उसका वितरण है, तो असल में देखेंगे तो ये 2000 नहीं, मुझे लगता है 200 तक आ जाएंगे। नहीं वो तो नहीं। जब एक तरफ सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ऐसी मजबूरी आन पड़ी है, तो आय वितरण का जो संकट है, आय का जो असमानता का संकट है, बहुत बड़ा संकट है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर सारे देश के संसाधन बेच दिए पूंजीपतियों को, और उनको बेच के अगर वो अपनी कमाई करके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पीरियड में अगर वो उस लेवल तक भी ले जाए कि औसत आय 13,000 करोड़, $13,000 भी हो जाए, तो भी आम आदमी की तो आमदनी उतनी होनी नहीं है, उसका तो कम ही होना है। और इनका जो विश्व गुरु का कंसेप्ट है वो तो ऐसा ही है। विश्व गुरु का कंसेप्ट से वस्तुतः इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको तो अब ये कहने में ये कह सकते हैं कि देखो चाइना के बराबर हमारे लगभग अरबपति हो गए हैं, तो उनको तो वो ध्वजा पताका जो है उस तरह से दिखानी है। आम आदमी का क्या भविष्य है, उसका जीवन कैसा है, इसका बीजेपी का बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। और उनके कंसेप्ट में भी नहीं है। राष्ट्र जो है इनके लिए अमूर्त चीज है, और उसकी महानता और सब, उस राष्ट्र में से मुझे लगता है कि आम आदमी कॉमन मैन तो निकला हुआ ही है, तो वैसे भी उनके उसमें नहीं है। इनके लिए अडानी अंबानी जैसे लोग और उनकी सरकारें वो ही राष्ट्र है। तो राष्ट्र के रूप में अगर उस तरह से देखेंगे तो हो भी सकता हो जाए, लेकिन तब तक वो तब होगा जब पूरे देश को लूट लिया जाए और कुछ ही हाथ में, चार छह हाथों में सारी दौलत आ जाए। मतलब अभी हमको सही सही लोकतंत्र के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा इंतजार को और उसके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा और आम आदमी को उसमें आना एक पड़ेगा। एक दूसरा नया आजादी का आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, यहां तब होगा। तो लोकल बॉडी के चुनाव के लिए तो हमें अभी इंतजार ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमें हमारे कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में आकर लिखें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो आम आदमी के लिए, जन साधारण के लिए और आप लोगों के जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों पर ही बना रहे हैं। तो जरूरी है ये कि आप हमको सब्सक्राइब करें और इनको देखें। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया और सारी जो वस्तु स्थिति है वो दर्शकों के सामने रखी। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अपन किसी और वीडियो के साथ।